अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमारी MMTV की फैमिली का इजाफा हो सके। आपको मैंने पहले भी कहा कि मैं एडवांस में कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने राज की रिकॉर्डिंग के लिए कहीं जाना है, तो बहुत आगे तक मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो एक कहानी मुझे भेजी थी, आप तो पार्ट वाइज सुनेंगे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। राहुल फ्राम जलंधर पंजाब इंडिया से। तो आपके सामने तो इस तरह आएगी कि कल आपने उसका पार्ट 1 सुना था और आज आप उसका पार्ट 2 सुनने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसको बहुत बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने उस कहानी का एक पार्ट 2 भी मुझे बाद में सेंड किया। और जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा नहीं, ये भी एक अहम वाक़यात हैं जिनको कहानी में शामिल करना चाहिए। तो अगर चल चुकी होती तो मैं शामिल ना कर सका होता। तो मैंने देखा कि वो कहानी अभी ऑन एयर नहीं हुई, रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इसी तरतीब देने जा रहा हूँ कि कल जिसका आपने पार्ट 1 सुना था और आज आप उसका पार्ट 2 सुनने जा रहे हैं। राहुल जलंधर पंजाब इंडिया से। ये उनकी घर की सच्ची कहानी, क्योंकि कहानी के एंड में मैंने कहा कि आप मुझसे रब्ता कीजिए, आपके घर के अंदर जो भी मामलात हो रहे हैं मैं इंशाल्लाह आपको हल करके देता हूँ, मेरी ज़ात से जो कुछ हो सका। कहानी जब मैंने ख़त्म की थी, उनके वालिद के साथ बीमार और वालिद के साथ बहुत सारे मामलात हो गए थे, लेकिन अहम वाक़या जो उन्होंने वालिद का अब मुझे लिख के भेजा है वो सबसे अहम है। वो कहते हैं कि हमारे जो वालिद साहब, हम इसी तरह पूरी फैमिली, हम लोग खाला के घर मेरे ख्याल में लिखना चाह रहे थे। यस, वो कहते हैं जी हम लोग सारी फैमिली जो थे 2014 में हम अपनी खाला के घर गए। वहाँ पे मेरे वालिद साहब ने चिकन खाया। खाना बना हुआ था, खाने में जिस तरह चिकन पकाया जाता है, चिकन पकाया गया और वालिद साहब ने भी सबके साथ बैठ के खाना खाया। वो बिल्कुल ठीक थे। उससे पहले जितने वाक़यात उनके साथ हो चुके थे, 2000 में घर लिया गया था और वाक़यात होते 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 2014 हो चुके थे। खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हुए। जैसे ही घर पहुँचे तो वालिद साहब ने इस अंदाज में कहा कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है, उल्टी आ रही है। अब वो जो खाना था अलग से उन्होंने नहीं खाया था, एक ऐसा बर्तन था जिसमें से सब निकाल निकाल के खा रहे थे। वालिद साहब ने भी उसी में से निकाल के खाया था। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा ख़राबी होती खाने के अंदर तो बाकियों के साथ भी मसला होना चाहिए था, लेकिन किसी के साथ भी नहीं हुआ। और वालिद साहब ने जब कहा मुझे वॉमिट हो रही है तो वो ऐसे उठ के बाथरूम तक गए, लेकिन उसके बाद ऐसी उनको उल्टी आई, ऐसी ख़तरनाक उल्टी आई। उससे पहले वालिद साहब को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी, उनका चेकअप वगैरह हो चुका था। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से इंसान की तबीयत बिगड़ सकती है, तबीयत के अंदर ख़राबी आ सकती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। लेकिन उस एक सादा चिकन के खाने की वजह से उन्होंने ये कहा कि मैंने जो चिकन खाया है उससे ना मेरे अंदर बोझ बन गया है, जैसे वो जो खाना है मुझे लगता है हज़म नहीं हुआ और बोझ सा है। और यहीं से करते करते वो बोल पड़े कि मुझे उल्टी आ रही है। और जब उल्टी करना शुरू हुए तो ऐसी ख़तरनाक उल्टी की कि हम सब बाहर आवाज़ें सुन के खौफज़दा हो जाए कि या अल्लाह हमारे बाप को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। ऐसी आवाज़ें आ रही थीं, इतनी ज़्यादा उल्टी, ऐसे लगता था उनका जैसे वजूद का कोई ना कोई हिस्सा फट जाएगा। और वो उल्टी करते करते इस हद तक तकलीफ़ में चले गए, इस हद तक अंदर क्या हुआ, इतनी खौफनाक किस्म की उन्होंने उल्टी की कि जब वो बाहर आए तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वालिदा ने साफ़ किया मुंह वॉश बेसिन में, लेकिन वो कह रहे हैं मेरी आंखें नहीं खुल रही। उनको आंखों का कोई भी मसला नहीं था।
वालदा भागी, फिर से आँखों को कहा वो आपने इतना ज़्यादा उल्टी की है जिसकी वजह से आपकी आँखें जो हैं, आँखों पे प्रेशर पड़ा है बहुत ज़्यादा और आंसू निकले आपके। खैर है, अभी ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर वो बैठे बेचैनी से महसूस कर रहे और कह रहे मेरे वजूद के अंदर कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी आंखों में जलन है, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही। फिर एक घर में जिस तरह आंखों में छींटे मारे जाते हैं, ज़रा घर वाले एहतियात करते हैं, वालदा ने ऐसे ही किया। थोड़ी देर के बाद फिर से वो बोले नहीं, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही। और यूं हम वाले साहब को लेके इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचे। उन्होंने आंखें चेक की और आंखों में जो एक, उन्होंने कहा बज़ाहिर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको वॉमिट हुई है, कोई बीमारी तो नहीं है। अम्मी ने बताया कि नहीं, इनको कोई भी बीमारी नहीं है, कभी भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे इन्होंने चिकन खाया था और कहते हैं मुझे चिकन हज़म नहीं हुआ और बेचैनी सी महसूस हो रही है और मुझे उल्टी आ रही है। इन्होंने उल्टी की है, बहुत खौफनाक उल्टी की है। तो उल्टी की वजह से इनकी बॉडी में पेन है बहुत ज़्यादा और आंखों में जलन हो रही है, आंखें ये नहीं खोल पा रहे। तो उन्होंने कहा ये ठीक हो जाएंगे। उनकी आंखों में ड्रॉप श्रॉप डाल दिए गए और कहा गया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उल्टी के अंदर जितना इनको ज़ोर लगा है तो ऐसे लगता है बाज़-औक़ात के जैसे कोई जिस्म का हिस्सा फट गया हो, डैमेज हो गया हो। खैर उनको लेके हम घर आ गए। अम्मी ने कहा आप ड्रॉप डले हुए हैं, ये डॉक्टर ने दिए हैं, मज़ीद आपकी आंखों में ड्रॉप डालने, अब आप सो जाएँ। वालिद साहब आए और बिस्तर पर आकर लेट गए। वालदा ने उनको फिर रात को एक दफ़ा सोने से पहले उनकी आंखों में ड्रॉप्स डाल दिए ताकि वो सुकून से सो सकें। सुबह अभी हम लोग सो रहे थे, वालदा भी सो रही थी कि वालिद साहब की आंख खुली है तो उनके मुंह से चीखें निकल रही थीं। उन चीखों से अम्मी भी जागी, हम सारे बच्चे भी जाग गए और एकदम परेशान हो गए कि क्या हुआ है, क्या हुआ है, अब्बू चीखें क्यों मार रहे हैं। तो अब्बू के पास अम्मी भाग के पहुंचे, हम भी बच्चे पहुंच गए हैं। तो अब्बू बोले मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा। अम्मी कहती हैं क्या मतलब। कहते हैं मैंने आंखें खोली हुई हैं लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नज़र में देख नहीं पा रहा। अम्मी कहती है नहीं कैसे हो सकता है, आप वो रात एक एलर्जी सी हुई थी, ड्रॉप्स डाल दिए थे, देखें। उन्होंने कहा नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ। तभी तो वो चीखें मार रहे थे, उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा था। अम्मी एकदम से परेशान हो गई। उनको फ़ौरन हमने फिर लिया और सीधे अस्पताल गए, उनका सारा चेकअप किया तो पता लगा उनकी आंखों में रोशनी नहीं रही, अब वो देख नहीं सकते थे। हम सबके लिए एक ऐसी ये खौफनाक खबर थी कि हमारे वालिद की आंखों की रोशनी चली गई थी। अब हमारे वालिद साहब देख नहीं सकते थे। बिल्कुल एक सेहतमंद बंदा, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ यही था कि एक 2000 में अपना घर लिया था। घर लेके हम इस घर में आ गए थे और इस घर में पहली दफ़ा जब एक फंक्शन रखा गया था तो सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया और उसी रात घर की छत पे क्या हुआ था कि सुबह जाके देखा तो छत पे खून ही खून था। और उसी घर में फिर ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हुई, ऐसे तमाशे शुरू हुए, पैसे ख़त्म होना शुरू हो गए। फिर वो बिल्ली का वाक़या हुआ जो बज़ाहिर एक बिल्ली के रूप में थी, जिसने आके अपने बच्चे, वो जो लास्ट में बना हुआ कमरा जिसके साथ स्टोर था जहाँ पे उसने बच्चे रख दिए थे और वहाँ से मेरे डैड ने बच्चे उसके निकाल के बाहर रख दिए थे। वो ले तो गई थी, वो जंगला भी बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ पर किसी की बोलने की आवाज़ आती थी। फिर वो मज़दूरों के साथ हादसा होना, मज़दूरों को कुछ नज़र आना, मेरी बहन के साथ मसला होना। राहुल कहते हैं मेरे पाँव को किसी को छेड़ना और मेरा डर जाना और वालिद के साथ मुसलसल होना। लेकिन अब तो इंतहा हो गई थी, वालिद साहब की नज़र चली गई थी। ये हमारे लिए बहुत खौफनाक था, बहुत परेशान कौन था। मेरे वालिद ने 7 साल इसी तरह गुजारे थे। 7 साल तक वो अंधेरे में रहे थे, कुछ भी नहीं देख पाते थे। उनकी आंखों के 4 ऑपरेशन हुए थे और डॉक्टर ये कहते थे कि इन आंखों की बिनाई जाने की कोई ना कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, कई डॉक्टर जो बताते हैं उस रीज़न से इस अंदाज में हो जाता है। आपका तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल था। ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए उससे भी बिनाई चली जाती है और इस तरह की कई चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं उनके साथ हुआ था। उल्टी करने के बाद जब उनको अस्पताल हम लोग लेके गए थे, सारा चेकअप हुआ था कि उससे पहले भी कुछ हो चुका होता वो बता देते, कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। अगर ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ होता तो अस्पताल जितनी देर में हम गए थे तब भी होता, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद
हमारे वालिद साहब ने बहुत 7 साल तकलीफ़ में काटे। पहला वाक़या तब हुआ, ये रात के 8 बजे का टाइम था। 2-3 हफ्ते वालिद साहब को इसी तरह हो चुके थे कि आंखें खुली होती थीं या बंद, उनको कुछ भी नज़र नहीं आता था। हमारी माँ खाना वगैरह बना के अंदर कमरे में दाखिल हुई तो ये देख के चौंक सी गई कि वालिद साहब अपना मुंह साइड पे करके वो बात कर रहे थे। वालदा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई और खाने के लिए उनको पूछने गई थी कि खाना लगा दूं, और जैसे ही कमरे में दाखिल हुई दरवाज़ा ज़ोर से खोला और कहा खाना लगा दूं, तो वो मुंह साइड पे करके किसी से बात कर रहे थे। एकदम चौंके और बोले हाँ खाना, हाँ खाना है। लेकिन वालदा ने इस बात को इतना ख़ास नोटिस नहीं लिया कि क्या बात थी, कि क्या किससे बात कर रहे थे, क्योंकि वो दिन होते हैं जब इंसान पहली दफ़ा अपनी बिनाई को खो दे तो वो कितनी तकलीफ़ में होता है, कितनी कुर्ब में होता है, वो वही शख्स जानता होता है। उसकी तकलीफ़ को कोई और महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि एक रात हमारी अम्मी की आंख खुली तो अम्मी ने ये देखा कि वालिद साहब अपने बिस्तर पे उठ के बैठे हैं, इस अंदाज में कि बेड के साथ टेक लगा के बैठे हैं। अम्मी नींद में थीं और बातों की वजह से ही उनकी आंख खुली थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी आंख खोली कि ये कौन बोल रहा है रात के टाइम। इस टाइम उन्होंने देखा कमरे में वो हल्की हल्की रोशनी है, वो जो रात को नाइट का बल्ब जलाया जाता है वो जल रहा है, लेकिन कमरे में बातें करने की आवाज़ें तो ये कहाँ से आ रही हैं। आधी रात का वक्त है, हर कोई सो रहा है, तो फिर बातें कौन कर रहा है। अम्मी एकदम से आंख खोली है। उन्होंने जब आंख खोल के देखा, कमरे का अंदाज़ा हुआ कि मैं गहरी नींद में थी, बातें करने की वजह से मैं जागी हूँ। और साथ ही ऐसे मुड़ के देखा तो एकदम से चौंक पड़ी कि उनके शौहर बेड के साथ टेक लगाए बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। अम्मी पहले तो देखना शुरू हो गई कि ये किससे बात कर रहे हैं, तो तब उनको महसूस हुआ कि बाकायदा जैसे उनकी एक साइड पे कोई बैठा है और वो उससे बात करते हैं और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। ये ऐसा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो और कोई देख ले तो आप एक इंसान को तो देख सकते हैं, उसकी दूसरी साइड पे जो बातें करने वाला या बातें करने वाली मौजूद हो आप उसको ना देख सके। तो अम्मी को इतना अंदाज़ा हो गया कि कोई है जो इनके साथ बैठी हुई है और ये उनके साथ बातें कर रहे हैं। अम्मी एकदम से डर गई क्योंकि नए नए दिन थे और अम्मी भी जानती थी कि जब किसी की आंखें चली जाती हैं तो वो तकलीफ़ में होता है। हो सकता है वो अपने आप से बातें करे, वो देख तो नहीं पाता, वो एक ऐसा मोहताज हो जाता है जो बग़ैर किसी के सहारे के कुछ ना खा पी सकता है, ना चल सकता है, ना बाथरूम जा सकता है, मोहताजी पे आ जाता है। तो तकलीफ़ में ऐसा शख्स जो बिल्कुल किसी का मोहताज हो गया हो अपने आप से बातें कर सकता है। तो शायद वो अपने आप से बातें कर रहे थे। अम्मी एकदम से उठ के बैठी और उनको नाम लेके बोलती हैं, क्या हुआ है, आप क्यों बैठे हुए हैं उठ के और क्यों बातें कर रहे हैं। अम्मी समझ चुकी थी कि अपने आप से बातें कर रहे हैं। अजीब हो चुके हैं। जहाँ इंसान को रोशनी आंखों की चली जाए तो उसको दिन और रात का तो पता नहीं लगता कि इस वक्त दिन है या रात है। उसके लिए तो हर वक्त रात है, 24 घंटे रात है, क्योंकि रोशनी को तो वो देख ही नहीं सकता, आंखों की बीनाई जो जा चुकी होती है। अम्मी ने उनको कहा, मैं आपके दुख को समझ सकती हूँ, ऐसा होता है इंसान के साथ। जब इंसान की बीनाई चली जाती है तो वो कितने तकलीफ़ में होता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी क्या मदद करूँ, सो जाइए। हमारे वाले सब चुप हो गए। वालदा ने उनको फिर से लिटा दिया और सुला दिया। कुछ दिन इसी तरह फिर से गुजर गए और फिर एक शाम के टाइम बच्चे घर पे कोई भी नहीं थे, वाले सब घर पे अकेले थे और वालदा बाहर काम कर रही थी। वो किसी काम की वजह से अंदर कमरे में आने लगी हैं तो उनको फिर से आवाज़ आई कि वालिद साहब किसी से
बातें कर रहे हैं। हाँ, उनकी आंखों की रोशनी ज़रूर चली गई थी, दिमागी हालत तो ख़राब नहीं थी, दिमाग तो उनका बिल्कुल ठीक था। मेरी वालदा, बच्चे, जो भी उनसे बात करता वो बिल्कुल ठीक जवाब देते, बेहतरीन तरीके से बातें करते। लेकिन ये क्या है कि एक दफ़ा वो रात को देख चुकी थी, अब तो शाम के टाइम वो अंदर दाखिल होने लगी हैं, तो वो देखती हैं किसी से बातें कर रहे हैं। वो एकदम से दाखिल नहीं हुई कि मेरे कदमों की आहट से उनको पता लग जाएगा कि मैं अंदर दाखिल हुई हूँ। वो दरवाजे में ही रुक सी गई। सुनूं क्या अपने आप से क्या बातें करते हैं, क्या दुख है इनके अंदर, उस दुख की वजह से क्या अपने आप को कह रहे हैं, खुदा से गिला कर रहे हैं, अपने आप से गिला कर रहे हैं, किससे गिला कर रहे हैं। लेकिन जब वालदा ने बाहर खड़े होकर सुना तो उनके जिस्म के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। वाले साहब ना किसी से कोई गिला कर रहे थे, ना कोई परेशानी वाली बात कर रहे थे, वो किसी ऐसी औरत के साथ बैठे बातें कर रहे थे जो बहुत भयानक थी। वाले साहब उसको कह रहे थे, नहीं तुम बहुत खौफनाक हो, मैं चाहूं भी तो मैं डर जाता हूं, मैं तुम्हें देखूं भी तो मैं खौफजदा हो जाता हूं, तुम बहुत भयानक हो, एकदम से मेरे सामने मत आया करो, मैं डर के रह जाता हूं। हाँ, इस घर में मेरी फैमिली रहती है, इस घर में मेरी बीवी बच्चे हैं, वो डर जाएंगे, ना आया करो इस तरह, अब जाओ जाओ यहां से। तो मेरी अम्मी जो बाहर खड़ी सुन रही थी, एकदम से उनके वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ गई और वो कांपी और बोली, किससे कह रहे हैं जाओ, कौन है आपके पास, किससे डर रहे हैं आप, मुझे बताएं। तो एकदम से चौंके और आवाज़ की सिमत देख के जहाँ से उनकी बीवी बोल रही थी, कहते हैं नहीं कोई नहीं है, बस अपने आप से बातें कर रहा था। तो मेरी वालदा चलती हुई उनके पास गई, कहती हैं कैसी ये बातें कर रहे हैं अपने आप से, किससे डर रहे हैं, मैं बीवी हूँ आपकी, शेयर करें मुझसे। नहीं कुछ नहीं है, जाओ तुम काम करो, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे बैठे बैठे अजीब सा हो जाता हूँ, तुम्हें पता है ना, मेरी आंखें जा चुकी हैं, बस ऐसे बोल देता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं लगती मैं क्या कह गया हूँ, कुछ भी नहीं है, जाओ। वालदा को लगा कि शायद ठीक कह रहे हैं, दिमाग हिल जाता है इंसान का, आंखें चीज़ ही ऐसी होती हैं जब इंसान बिल्कुल भी ना देख सकता हो, शायद ऐसी कैफियत होती है। लेकिन फिर एक रात फिर से वालदा की आंख खुलती है और वालदा फिर देखती हैं वो बैठे बातें कर रहे हैं। वालदा ने कहा मैं आज इनको मुखातिब नहीं करूंगी, मैं सुनूंगी बातें हैं क्या, ये क्या बातें कर रहे हैं। और वालदा ने जब उनकी बातों को सुना तो उनको यकीन हो गया कि उस दिन भी ये मुझसे छुपा गए किसी लड़की, किसी भयानक सी औरत के साथ ये बातें कर रहे हैं। तो वो उससे बात इस अंदाज में कर रहे थे कि एक तरफ से वो बोलती थी तो मेरी वालदा को वो आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन उसके जवाब में जब मेरे वालिद साहब बोलते थे तो वालदा समझ जाती थी कि उसने ये बोला होगा, तभी जवाब में वालिद साहब ये बोल रहे हैं। वालिद साहब उससे कह रहे थे तो तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा पूरा यहां कबीला रहता है, और तुम कब से हो। आगे खामोशी। उसका उसने क्या जवाब दिया था जब वाले साहब ने पूछा तुम कब से हो, खामोशी। और उसके बाद जब वो बोल चुकी तो वाले साहब बोले अच्छा तो ये सारे लोग तब से यहां पे रह रहे हैं, और उससे पहले तुम लोग कहां रहते थे। फिर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। वहाँ रात के उस कमरे के अंदर जहाँ पे मेरी माँ अब आंखें खोले सुन रही है, मेरे वाले साहब उठ के बैठे हैं इस अंदाज में कि बेड के साथ टेक लगा के बैठे हैं। कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी है, हर तरफ बिल्कुल खामोशी। सिर्फ एक आवाज़ गूंजती है मेरे वाले साहब की जब वो सामने ना नज़र आने वाली खातून से बात करते हैं। तो उससे पहले तुम लोग कहाँ थे, तो तुम लोग दिन को कहाँ होते हो। अच्छा, और जब रात होती है तो तुम्हारा दिन हो जाता है। अच्छा,
यकीनन वो जो खामोश होते थे, दूसरी तरफ से कोई उनको जवाब आता था। और वाले साहब उनसे पूछ रहे थे, क्या तुम हर वक्त यहीं पे रहते हो या कहीं आना जाना भी होता है तुम्हारा? अच्छा, तो तुम लोग खाते क्या हो? अच्छा, तो तुम्हारा सोना उठना बैठना कहाँ है? तुम लोग सोते कहाँ पे हो? अब ये कैसी बातें थी। मेरी माँ चाहती थी कि और लंबा सुन सके, क्या मुसलसल बातें हो रही हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब देना शुरू हो गई। ये किससे बातें कर रहे हैं? फिर वो जो बोले कि इतना ज्यादा तादाद में तुम्हारा कबीला है। नहीं 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 नहीं, मारना नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। उनने हाथ बांध लिए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मारना नहीं। मेरी फैमिली है, उनको नहीं पता मैं कसूरवार हूं, उनको मारना नहीं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। और जब कहा हाथ जोड़ता हूं तो हाथ उसी तरफ कर रहे थे जिस तरफ मुंह करके बात कर रहे थे, उसी तरफ हाथ करके मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मारना नहीं। अम्मी मेरी एकदम से बोल पड़ी, कहती क्या हुआ है आपको, किससे माफिया मांग रहे हैं? एकदम से वो चौंके, कहते नहीं किसी से नहीं मांग रहा, सो जाओ, तुम सो जाओ। अम्मी बोली मैं कैसे सो जाऊं, मैंने आपकी बातें सुनी, आपका ये सारा कुछ सुना है, मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नींद कैसे आएगी? एक तो मैं आपकी वजह से परेशान हूं, शदीद परेशान हूं, मैं अंदर से कितना दुखी हूं, कितनी तकलीफ में हूं, आपकी आंखें चली गई हैं, आप इस तरह मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जगह पे बैठ गए हैं। ये कितना अच्छा घर था जो हमने खुशियों से बनाया था, जो हमारे लिए इतना बुरा साबित होगा ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। और आप कहते हैं मैं चुप कर जाऊं, बताइए मुझे किससे बात कर रहे हैं? मेरे वालिद बोले किसी से नहीं, बस सो जाओ। वालिदा ने जितना भी पूछा, वाले साहब ने कोई जवाब ना दिया। वालिदा चुप करके लेट गई, आंखें तो बंद कर ली, आंखें तो उनकी खुली हुई थी, लेकिन वो सोच रही थी क्या बनेगा। जो मैंने बातें सुनी हैं, वो माफिया मांग रहे हैं, कौन मारना चाहता है, कौन तकलीफ देना चाहता है। अब हम बच्चे जिस बात से डरना शुरू हो गए थे, वो वालिद की वो हरकतें थी जो अजीबो गरीब होती जा रही थी वक्त के साथ साथ। हमारे वालिद साहब रात को सो रहे होते तो आंखें खुली होती थीं। एक इंसान की बिनाई चली जाए, वो आंखें खोल के रखे या बंद करके रखे, उसके लिए तो एक ही जैसा है, लेकिन अगर आम इंसान उसको देखेगा कि एक इंसान सो रहा है, गहरी नींद में है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई हैं, तो इंसान डर जाता है। तो कभी कभी, अक्सर वो आंखें बंद करके ही सोते थे, लेकिन कभी कभी उनकी आंखें खुली होती थीं और वो सो जाते थे। तो बच्चे कहते हैं हम डर जाते थे। बट एक रात फिर अम्मी डर गई। अभी सोए कोई भी नहीं थे। वालिद को लगा जैसे खामोशी छा गई है, हर तरफ सारे सो गए हैं। अम्मी काम करती फिर रही थी और आके बिस्तर पे लेट गई। थोड़ी देर के बाद फिर से उनको कोई काम याद आया और आराम से बिस्तर पे उठी, ये सोए हुए हैं, सोए न रहे, और वो बाहर चली गई। वालिद साहब यही समझे शायद वो करवट ले रही हैं, लेटी हुई हैं, वो सो चुकी हैं। दोबारा अम्मी कमरे में दाखिल हुई तो ये मंज़र देख के हैरान रह गई कि वालिद साहब आज जिससे बात कर रहे थे वो हमारी एक वो मरी हुई खातून थी जो इस दुनिया से जा चुकी थी, उसका नाम लेके उससे बात कर रहे थे। और मेरी वालिदा चौंक पड़ी कि ये नाम तो वही है, हमारी करीबी वो रिश्तेदार हैं, वो तो मर चुकी हैं, ये उसी से हैं, ये कोई और से या किसी और से बात कर रहे हैं। और जब इन्होंने खड़े होकर बातें सुनी तो ये क्लियर बातें थी उसी ही खातून से जिसका वो नाम ले रहे थे, वही उनके रिश्तेदार से ही वो बातें कर रहे थे। तो तुम अच्छा वहीं रहती हो आजकल? तो उनके घर में तुम्हारा आना जाना है? जैसे इंसान अपने रिश्तेदारों से बैठ के बातें करता है, अच्छा उनके साथ फिर कैसी तुम्हारी दुआ सलाम है, उनके तरफ आना जाना है? अच्छा तो ये बताओ कि वो पुराना जो एक तुम्हारा वो था, उसका तुम लोगों ने क्या किया? वो घर है या छोड़ दिया तुम लोगों ने? अच्छा तो फिर वो दोबारा वहाँ जाना, इस अंदाज की बातें हो रही थी कि अम्मी परेशान हो गई। ये तो उन्हीं के घर की बात हो रही है, उन्हीं रिश्ते के आपस में इनकी नाराज़गी चल रही थी, उन्हीं की बातें थी, ये सारी बातें उसी खातून की कर रहे हैं जो मर चुकी है।
अम्मी एकदम से घबरा गई और बोली आप किससे बात कर रही हैं, वो तो मर चुकी है। फर्जी नाम मैं कर देता हूं, यहाँ पे जरीना की बात कर चुके हैं, वो तो मर चुकी है। अब्बू ने जैसे सुना कि ये जाग रही हैं तो एकदम से ना चुप हो गए। कहती तुम जाग रही हो? उन्होंने कहा हाँ मैं जाग रही हूँ, लेकिन मैंने आपको बातें करते सुना है, आप जरीना से बातें कर रहे थे। जरीना तो कब की मर चुकी है। जरीना का वो घर था जो उन्होंने बेचना था, जरीना का था जो आपस में नाराजगी चल रही थी, उनके जो आना जाना था, जितनी बातें की है मैंने सारी सुननी है। किससे बात कर रहे हैं आप? कहाँ है जरीना? जरीना मर चुकी है। वाले साहब चुप हो गए। उनका इलाज चल रहा था, उनका पहला ऑपरेशन हुआ, फिर उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ, तीसरा आंखों का ऑपरेशन हुआ, चौथा आंखों का ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद डॉक्टर ने कहा इनकी आंखें वापस आ जाएंगी। और चौथे ऑपरेशन के बाद हमारे वालिद साहब की आंखें वापस आ गई थीं, लेकिन उन्हें 7 साल अंधेरे में गुजारे थे। और जब उनकी बीनाई वापस लौट आई तब उन्होंने वालदा को बताया था कि वो क्या बातें करते थे, किससे करते थे, क्या था। ये मैं अभी आपको बताता हूँ आगे, सस्पेंस अभी। राहुल कहते हैं कि मैं एक दिन कहीं गया हुआ था और वापसी पे मुझे लेट हो गई घर पहुँचते पहुँचते। तो मैंने कहा कि मैं बजाय अपने कमरे में सोने के, जो ऊपर छत पे भी हमारा एक कमरा बना हुआ था, मैं वहाँ पे जाके सो जाता हूँ। क्योंकि फिर एक पॉइंट मेरे सामने आ गया। वो कहते हैं जो मरे हुए लोग थे, ये आगे आपको बताता हूँ, एक नहीं कई लोगों से वो बैठ के बातें करते थे। मरे हुए लोगों से जो गुजर गए थे, जिनमें मर्दों से भी बैठ के बातें करते थे, औरतों से भी करते थे, और वो कबीले की जो कोई औरत थी उससे भी बातें करते थे। तो वो कहते हैं कि मैं लेट हो गया और मैंने कहा कि जो ऊपर कमरा बना हुआ है मैं उस कमरे में जाके सो जाता हूँ। वो कहते हैं मैं किसी यात्रा पे गया हुआ था। मैं ऊपर कमरे में चला गया और ऊपर कमरे में कोई भी नहीं सोता था। वो जो हमने घर बनाया था जिसके ऊपर खून के पहले छींटे पड़े थे, अब ऊपर हम कमरा भी बना चुके थे क्योंकि 14-15 साल हो गए थे इस घर को। गहरी नींद आई हुई थी, मैं थका हुआ था। मैं कमरे में जाते ही मैंने लाइट ऑफ नहीं की, लाइट मैंने ऑन रखी थी क्योंकि मुझे डर लगता था कि इस घर के अंदर जिस तरह के मामलात थे, आदि भी थे, अब इसी घर में रहना था और रहना भी होता था तो हम लोग रहते थे। लेकिन अब ये करते थे कि अगर कोई साथ सो रहा हो तो लाइट ऑफ कर देते, वरना अकेले सोना होता तो लाइट ऑन रखते थे। क्योंकि बाकी नीचे सो चुके थे, दरवाजे बंद थे, तो मैंने इस तरह प्रोग्राम बनाया था कि लेट वापस आऊँगा तो ऊपर ही जाके सो जाऊँगा। तो जब पहुँचा, लेट था ऑलरेडी, तो ऊपर कमरे में चला गया और जाके मैंने लाइट ऑन रखी और मैं सो गया। मुझे सोए हुए कितनी देर हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नींद में ऐसे लगा, ख्वाब में, जैसे किसी ने मुझे ख्वाब के अंदर तकिया उठा के मारा हो। तकिया मेरे मुंह पे आके लगा और मेरे जिस्म ने हल्का सा झटका लिया। मैंने कहा मैं ख्वाब देख रहा हूं, पता नहीं किसने मेरी तरफ तकिया फेंका है। थोड़ी देर ही हुई थी कि दोबारा से 2 तकिए उड़ते हुए आए, एक मेरे मुंह पे और एक मेरी पेट वाली साइड पे आके जोर से किसने मारे थे। फिर मैंने झटका लिया, ये मुझे कौन मार रहा है। अभी ये मैं ख्वाब में सोच ही रहा था कि मुझे तकिया कौन मार रहा है कि फिर से जोरदार तरीके से तकिया मेरे सर में मारा गया। इस दफा मैं चौंक गया, मैंने कहा ये तो बहुत जोर से मारा है, लगा है बाकायदा मुझे तकिया। और उसके बाद बाकायदा 2 से 3 तकियों ने मेरे ऊपर भरमार कर दी। ठा 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 मेरे वजूद पे तकिए लग रहे हैं, मेरे सर पे, मेरे वजूद पे। मैं कह रहा परेशान हो गया यार कौन मान रहा है। और मैंने उसी वक्त ख्वाब से आंख खोल दी। मैं डर रहा था, मेरा वजूद झटके ले रहा था और मैंने जल्दी से आंख खोल दी। और जैसे ही मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि तकिए ख्वाब में कोई नहीं मुझे मार रहा था, हकीकत में कोई मुझे तकिए मार रहा था। और जैसे मेरी आंख खुली, मेरी पहली निगाह उन तकियों पे पड़ी और जैसे उन तकियों पे निगाह पड़ी और मैंने यूं चौंका तो उसी वक्त वो हाथ जो मुझे हाथों में तकिए पकड़े हुए थे, मुझे मार रहे थे, वो एकदम से रुक गए। और तब मैंने उन तीनों को सामने खड़े हुए देखा। वो बिल्कुल एक इंसान की तरह के 3 भारी भरकम जिसामत के 3 लोग थे जिन्होंने लंगोट बांधे हुए थे। लंगोटी जिस तरह कबड्डी का मैच खेलते हैं और एक लंगोट बांध लेते हैं, यानी धोती को फोल्ड करके कस के बांध देते हैं, इस तरह के लंगोट तीनों ने बांधे हुए थे।
बड़े बड़े से उनके पेट थे, बहुत भारी भरकम, इतने कि कोई हमने मूवीज़ में, ड्रामों में इतने मोटे देखे थे, हकीकत में नहीं देखे थे। भारी भरकम टाइप के उनके वजूद थे, फैले हुए वजूद, बड़े बड़े पेट, और वो नंगे, सिर्फ लंगोट बांधे हुए। उनकी शक्लें इंतहाई खौफनाक। जितना बड़े उनके वजूद थे उतने छोटे छोटे ऊपर सर रखे हुए थे, छोटे छोटे सर, छोटा सा मुंह की तरह पे, एक छोटा सा जैसे मुंह होता है ऐसे गोल सा छोटा सा मुंह, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे कान, छोटा सा सर, पूरा सर छोटा सा, और वजूद इतने बड़े बड़े, 3 लंगोट बांधे खड़े हुए थे। और जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरे देखते ही देखते उन्होंने एकदम इस अंदाज में गुस्सा किया कि उनके वो जो छोटे छोटे सर थे, मेरे देखते ही देखते बड़े होने शुरू हो गए, और उस वजूद से भी बड़े हो गए जो उनके नीचे भारी भरकम उनका वजूद, लंगोट बांधे हुए था, बड़ा सा पेट, उनके सर ही बाफी बड़े बड़े हो गए तीनों के। अब जिनके छोटे छोटे मैं सर देख रहा था, मैंने देखा उनको गुस्सा आ रहा है और वो चेहरा लाल हो रहा है, और लाल होता चेहरा ऐसे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। 2-3 सेकंड के अंदर ही इतना बड़े सर हो गए, जैसे किसने कोई भारी भरकम बोरी सर पे रख ली हो, ऐसे बड़ा सा सर हो गया तीनों के। और वो मुझे गुस्से से देख रहे हैं। तब उन्होंने अपने हाथों में पकड़े हुए तकिए फिर से इस तरह उठाए मुझे मारने के लिए। शायद उनको इस बात का गुस्सा था कि रात को तेरी जुर्रत कैसे हुई तो ऊपर आके सो गया है। और उन्होंने जैसे ही तकिए ऊपर उठाए मुझे मारने के लिए, मैंने छलांग मारी, एक मेरे मुंह से चीख निकली और छलांग मारी, और मैं दर 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 दौड़ता हुआ कैसे सीढ़ियों तक पहुंचा। मैं सीढ़ियों पे गिरा, लड़खड़ाया कुछ कदम तक, कुछ कदम ऐसे गिरा, लेकिन मुझे होश था कि मैं भागूं नहीं तो ये मुझे मार देंगे। बहुत ही खौफनाक थे वो। मैं तेजी से भागता भागता नीचे पहुंचा, हाँफता हाँफता नीचे पहुंचा, भाई के कमरे तक गया। 10 दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। खटखटाया, उन्होंने कहा क्या हुआ क्या? मैंने कहा खोलो। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हालत ख़राब हुई और मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे पानी पिलाया, क्या हुआ, और मैंने उनको सारा वाक़या बताया कि किस अंदाज में मैंने 3 भयानक लंगोट बांधे जिन्नात को देखा है। तो उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा था ऊपर सोने को? मैंने कहा इसलिए कि तुम लोग सो रहे हो, मैं तुम्हें ना जगाऊं, ऊपर जाके सो जाऊंगा। मैं यारता पे गया हुआ था। खैर मैं फिर उस रात को सो गया। अब मामलात, जब हमारे वाले साहब की आंखों का ये मसला हुआ था तो उस वक्त अक्सर रात को ये होता, अम्मी जब पहले जागती थी तो वाले साहब कुछ बोल रहे होते थे, लेकिन अब अम्मी की आवाज़ खुलती थी कि कोई औरत बुला रही होती थी मेरे वाले साहब का नाम लेके। एक रात अम्मी ऐसे सोई हुई थी गहरी नींद में कि एकदम से उनकी आंख खुली जैसे कोई बुला रहा हो। आंखें खोली और एकदम देखना शुरू की कौन बुला रहा है। तभी उन्होंने तवज्जो की तो देखा कि बाहर से उनके वालिद साहब का नाम लेके कोई औरत बुला रही है। वो एकदम से चौंक गई कि ये तो मेरे शौहर का नाम लेके कोई औरत बुला रही है। कौन है रात के इस समय? मुझे उठ के देखना चाहिए। वो अपनी जगह से हिम्मत करके उठी हैं। शौहर सो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जब दरवाजे के पास गए, दरवाज़ा अंदर से बंद किया होता था, तो बाहर से अभी भी किसी ने आवाज़ दी। जैसे ही आवाज़ दे के नाम मुकम्मल बुलाया गया, मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा, कोई भी नहीं है। तो मेरी वालिदा बोली, कौन है? कौन बुला रहा है? खामोशी, बिल्कुल खामोशी। वालिदा चलती हुई आई हैं, आके लेट गई हैं दरवाजा बंद करके। थोड़ी देर के बाद फिर से आवाज आई है। मेरी वालिदा परेशान कि अभी तो मैं गई हूं, ये कौन था? वालिदा के दिल में पता नहीं क्या आई। वो दूसरी दफा फिर से उठ के खड़ी हो गई हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला है और बाहर पूछा, कौन है? मैंने पहले भी तुमसे पूछा, कौन हो तुम? सामने आओ। और जब कोई नहीं नजर आया तो वालिदा चलती हुई आगे चली गई हैं। जाके इधर 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 सारे घर में देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। क्योंकि उन दिनों में इलाज के साथ साथ पीर फकीर आमिल जहां दरगाह जहां से भी हमें पता लगता था, वालिदा मेरी वहां पे जा रही थी। तावीज़ लेके आती, पानी दम करा के आती,
तावीज़ पिलाने के लिए, जलाने के लिए हर वो जतन कर रही थी जो उनको पता लगता था। इसलिए उन्होंने एक तहिया कर लिया था कि मैंने अपने शौहर को ठीक करना है। इलाज भी चल रहा था, ये चल रहा था, और वो कहते थे कि पानी का छिड़काव करें, कुछ भी महसूस हो आपने डरना नहीं है, आपने फ़ौरन पानी का छिड़काव करना है ताकि निकालना है उस मखलूक को। इसलिए अम्मी हिम्मत करके उठ गई थी कि निकालना है उस मखलूक को, मैंने हिम्मत करनी है। उन्होंने पानी हाथ में पकड़ लिया कि मैं बाहर जाके पानी डालूंगी। इधर उधर कमरे में कोई नहीं, मेरा झटका इसलिए निकल जाता है, ये डराते हैं मुझे, इस तरह डराते हैं। ये देखा है किसने छलांग मारी है, बाखुदा मेरे अलावा कोई भी नहीं है कमरे में, और बाकायदा को कूदा है ज़मीन से। ये इस तरह इशारे देते हैं। मैंने आपको कई दफ़ा कहा ये कहानी सुनते हैं, ना सिर्फ कहानी सुनते हैं बल्कि ये अपने आप को महसूस कराने के लिए मुझे कि हम आपकी कहानी सुन रहे हैं, तो ये इस तरह की कोई ना कोई हरकत करते हैं। तो ये कूदा है कोई बड़ी ज़ोर से, क्योंकि ये जो घर होते हैं ना अमेरिका में, जितने भी ये घर बने होते हैं, ये बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। लगते ऐसे हैं बाहर से कि सीमेंट के बने हुए बहुत खूबसूरत घर हैं, लेकिन असल में ये लकड़ी के होते हैं, क्योंकि पूरे अमेरिका में, कैलिफोर्निया सारा इस तरह का बना हुआ है। तो इस पर कोई ज़ोर से कूदेगा तो पूरा कमरा हिल जाता है। तो अभी इतनी ज़ोर से कोई कूदा है कि मेरा भी झटका निकल गया और कमरा हिल गया है। तो ये अच्छे जिन आते हैं, असल में कहानी सुनते हैं और अपना आप फील भी कराते हैं। शायद अब उनको मज़ा आना शुरू हो गया कि ये हमारा नाम लेता है, डिस्कस करता है कहानी में, तो वो फील कराना शुरू हो गए हैं। तो हो सकता है किसी दिन आके ये बैठ भी जाएं, कोई पता नहीं है। तो मैं भी तो इनके लिए एहतमाम करता हूँ ना, ये घर लगा हुआ पीछे, उसके अंदर लाइटें जल रही हैं, वो छोटे छोटे बल्ब, मैं इस तरह की इनके लिए खेलने के लिए चीज़ें भी इस तरह की रखता हूँ इनके लिए। तो ये भी कहानी सुनते हैं, लेकिन अच्छे जिन आते हैं, नेक जिन आते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते, फ़ायदा देने वाले जिन आते हैं। और ये याद रखिएगा, मेरी कहानी को कभी बुरे जिनात नहीं सुनेंगे, अच्छे जिनात सुनेंगे। अगर आपके घर में भी कभी आपको ऐसी हरकत महसूस हो तो वो अच्छे जिनात हैं जो कहानी सुन रहे हैं और आपको फ़ायदा देंगे। खैर, वो कहती हैं कि वो बाहर गई, देखा इधर उधर हर तरह जगह पे, महसूस किया, और जब उनको कहीं पे कुछ नज़र ना आया तो वो जैसे वापस कमरे में आने लगी तो देखा वाले साहब फिर उठ के बैठे हुए हैं और किसी से बात कर रहे हैं। और जिससे बात कर रहे थे वो खातून थी जो इस दुनिया से गुजर चुकी थी, और उससे बैठे वो बातें कर रहे थे। वालदा परेशान हो गई कि जिसका नाम ले रहे हैं, जिससे बातें कर रहे हैं, वो तो मर चुकी है, तो मैं इस पे पानी फेंकूं, किस पे फेंकूं, मरी हुई पे क्या पानी फेंकूं। लेकिन अब सिलसिला क्या शुरू हुआ कि वालदा अक्सर रात को सोई होती तो बाहर आवाज़ें आती, नाम पुकारा जाता, वो उठती नहीं, वहीं पे लेटी रहती कि मैंने बाहर नहीं जाना। लेकिन तब उनको महसूस होता कि बाहर कोई रो रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में सिसकियां लेके रो रहा हो। बोलने की आवाज़ें तो अक्सर आती थी, अब रोने की आवाज़ें भी उनको आने शुरू हो गई थी। और वहीं पे अब जो मामलात शुरू हो गए थे, जहाँ पे रात को रोने की या इस तरह बुलाने की आवाज़ें आ रही थी, तो एक दिन ऐसे ही राहुल कहते हैं मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मी मुझे देख के ना चौंक गई और मुझे देख के पूछ रही है कौन हो तुम। मैं एकदम डर गया, मेरी माँ को क्या हुआ। मैं कहा मम्मी मैं हूँ राहुल। मैं कैसे यकीन करूँ। मैं कहा मम्मी मैं आवाज़ बाख्ता हो गया, मेरी माँ कह रही है कि मैं कैसे यकीन करूँ, मैं उनका बेटा राहुल उनके सामने खड़ा है और मेरी माँ मुझे कह रही है कौन हो तुम। मैं कह रहा हूँ मैं राहुल हूँ, वो कह रही है मैं कैसे यकीन करूँ। मैं कहा मम्मी हुआ क्या है, मुझे तो बताएं। तो मेरी माँ कहती है राहुल मेरा बेटा तो अंदर है, तुम कौन हो। मेरी जान निकल गई कि मेरा ही कोई हम शक्ल कोई अंदर था। मैं एकदम मम्मी की तरफ भागा, वो डर गई, मैं जाके उनसे लिपट गया। ये मुझे कुछ समझ ही ना आई कि मैं क्या करूं, मम्मी को कैसे यकीन दिलाऊं। मैं उनकी तरफ भागा तो मेरी माँ खौफज़दा हो गई ऐसे कि ये मुझे मारने आ रहा है, ये पता नहीं कौन है। मैं गया और मैं जाके लिपट गया, उनको कहा, लिपट के मैं ऐसे कस के पकड़ लिया। उन्होंने कहा मम्मी मैं हूँ राहुल, मम्मी मैं हूँ। और जब मेरी माँ ने मेरे वजूद को महसूस किया और मुझे देखा तो उनको लगा कि नहीं ये तो मेरा बेटा है। और उसके बाद उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे कहती हैं हाँ राहुल तुम हो। मैंने कहा हाँ मम्मी क्या हुआ है। तो मुझे मम्मी ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही तुम घर में दाखिल हुए हो, मुझे सलाम किया है और मुझे कहा मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ बना के दें। मैं कहा बस खाना तैयार ही होने वाला है, मैं देती हूँ। तो वो तुम अंदर चले गए हो। तुमने कहा कि मैं ज़रा पापा को देख के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है पापा को देखो। तुम पापा के पास चले गए हो। तो अभी तुम दोबारा जब आए हो तो मैं डर गई हूँ कि मेरा बेटा तो वो था, तुम कौन हो।
तो इसका मतलब है वो कोई और था। तो अम्मी मुझे लेके अंदर गई हैं देखने के लिए। तो देखा अंदर, वाले साहब से पूछा कि राहुल अंदर आया था? उसने कहा नहीं, राहुल तो अंदर नहीं आया। और मम्मी को यकीन हो गया कि मैं ही राहुल हूँ। लेकिन एक दफ़ा इसी तरह का वाक़या हुआ, हमारी बहन की शक्ल में पापा के साथ जाके बैठ गए। हमारी बहन बाहर गई हुई थी, पापा बेटी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी दाखिल हुई तो कहती हैं हाँ किससे बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी अपनी से मैं बातें कर रहा हूँ। और किससे बातें कर रहा हूँ, क्या हो गया तुम्हें? कहती है कहाँ है बेटी? उन्होंने कहा ये बैठी हुई है मेरे पास। वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ था। अम्मी डर गई। इसी तरह का एक और वाक़या जो सुनाते हैं कि मैं घर से बाहर, सिस्टर मेरे साथ, हम दोनों गए हुए, अम्मी को बता के जब हम दोनों जा रहे हैं। अम्मी कहती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद सिस्टर वापस आ गई हैं। अम्मी ने कहा क्या हुआ, तुम आ गई? उन्होंने कहा हाँ, उसको कहीं दोस्त के साथ जाना पड़ गया, मुझे घर छोड़ के चला गया और नाराज़ हुई भी, मूड ख़राब, मेरा मूड ऑफ कर दिया सारा, वो निकल गया और मुझे यहाँ छोड़ गया। इस तरह करती हुई वो चलती हुई सीधा गई है। और मैंने कहा अच्छा कहाँ जा रही हो? कह रही मैं पापा के पास जा रही हूँ। वो जाके बैठ गई और पापा से बातें करती रही। अम्मी अंदर गई है तो वो बैठी पापा से बातें कर रही थी, पापा उसके साथ बातें कर रहे थे। वो बातें करती रही, अम्मी अपने काम में मसरूफ़ रहीं। और शाम को राहुल और सिस्टर दोनों घर में दाखिल हुए। तो अम्मी कहती हैं तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने कहा मम्मी मैं तो राहुल के साथ गई थी, वहीं आ रही हूँ। उसने कहा तुम तो लड़के वापस आ गई थी। उन्होंने कहा नहीं मैं कोई वापस नहीं। मम्मी क्या हो गया आपको? तो पता लगा वो भी कोई इसी तरह रूप धार के आया था। अब हमारे घर में रूप धार के आते थे और किसी की शक्ल में इस तरह नज़र आते थे। उन्हें एक जुमला लिखा है कि सर हमने मौत को करीब से देखा था, कई दफ़ा हम मरते मरते बचे। हमारी ज़िंदगियां इतनी अजीरन कर दी थी उस मखलूक ने, उस घर में रहना इतना अजाब हो गया था हमारे लिए कि आप सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ़ में हमने उस घर में वक्त गुजारा है। हंसने की आवाज़, सारे घर वाले सोते थे, रोने की आवाज़, छत पे दौड़ने की आवाज़, भागने की आवाज़ हमारी शक्लों में नज़र आनी शुरू हो गए थे। वो हमने घर क्या बना लिया था, जहन्नुम में पहुंच गए थे। वाले साहब की आंखें ठीक होती तो हम कहीं मूव करते, कोई और घर लेते। हम वाले साहब की वजह से और परेशान थे, उनका ख़र्चा हो रहा था, इलाज हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके वाले साहब ठीक हो गए और उसके बाद फौरी फैसला हुआ कि इस मनहूस घर को बेच दिया जाए। हमने उस मनहूस घर को फौरी तौर पे बेच दिया, औने पौने बेचा था। जितनी महंगा हमने लिया था, बनाया था, जितना हमारा पैसा लगा था, कुछ भी हमने ख्याल नहीं किया। बस जितने मिलते हैं इतनी जल्दी इस मकान से जान छुड़वाई जाए। वाले साहब की आंखें वापस आ गई थी, खुदा न खास्ता फिर कोई नुकसान ना हो जाए। हमने औने पौने वो घर बेच दिया, हम कहीं और शिफ्ट हो गए। और तब मामलात काफ़ी बेहतर हो गए। वो परेशानियां जो रोज़ के मामलात थे उस तरह तो नहीं थे, लेकिन अब अभी भी कुछ था, हल्का फुल्का था, उस तरह नहीं था। तब वाले साहब ने फिर वो बातें बताई थी। मेरी वालदा ने पूछा अब आप ठीक हैं, बताइए कि वो क्या देखते थे, वो किस से बातें करते थे, वो क्या होता था। तब वाले साहब ने कहा कि उन दिनों में जब मेरी आंखें नहीं थीं और मेरे क्लियर नज़र आता था, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा होता था, मुझे कुछ भी नज़र नहीं होता था, लेकिन कुछ लम्हे ऐसा हो जाता था कि बाहर से वो फ़लाँ रिश्तेदार जो मर चुकी है, अब मुझे याद आता है। मैं तुम लोगों को नहीं बताता था, मैं डर गया था क्योंकि जब एक दफ़ा तुमने मुझे देख लिया था बातें करते हुए, और अक्सर मैं उसके आगे हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगता था, तो वो एक भयानक डाइन थी जो अक्सर मेरे पास आती थी। और उस भयानक डाइन ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगी। तुमने मेरे बच्चों को उठा के बाहर रख दिया था। मैं अपने बच्चों को तो ले गई थी, तुमने मेरे बच्चों को दर बदर किया है। मैं भी तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी, तुम्हें दर बदर कर दूंगी। तो मैं उनसे माफिया मांगता था। मैं उसको कहता था मेरे बच्चों को कुछ ना कहना, खुदारा मेरे बच्चों को कुछ ना कहना, वो मेरा कसूर है। और बहुत खौफनाक थी। जहाँ मैं आंखों की रोशनी से कुछ नहीं देख सकता था, वहीं पे ही मेरी बंद आंखें उसको देख सकती थी। वो बहुत ही भयानक सी एक बुढ़िया होती थी। अगर तुम लोग उसको देख लेते तुम लोग पागल हो जाते, बेहोश हो जाते। लेकिन मैं बेबस था। वो कभी रात को, कभी दिन को, कभी शाम को, वो किसी भी वक्त आ जाती थी। मैंने उससे बहुत सारी बातें पूछी थी, कहाँ रहते हो? तो वो कहती थी हमारा पूरा एक कबीला है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसी घर में रहते हैं, और तुम्हारे प्लाट लेने से पहले के यहीं पे आबाद हैं। जब तुमने घर बनाया तो हमारा आबाई यहाँ पे इलाका था, हम वहीं इसी घर में शिफ्ट हो गए। हम इसी घर में ही सोते हैं, इसी घर में ही खाते हैं, इसी घर में ही हमारा रहना, उठना, बिछोड़ना सब कुछ यहीं पे है। क्योंकि तुमने हमारे बच्चों को उठा के बाहर रखा था, इसलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
तो मम्मी ने पूछा, इसका मतलब है वो जितनी भी थी एक औरत नज़र आती थी या और भी? उसने कहा नहीं, कई नज़र आते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि मेरी आंखों की रोशनी उन्होंने छीन ली थी। और वो मुझे कहते थे कि तुमने हमारे बच्चों को निकाला था तो इसकी पहली सज़ा है, तुम्हारी आंखों की रोशनी हमने छीन ली है। और वो फिर मुझे नज़र आते थे। मैं नहीं जानता कि आंखों की बिनाई ना होने के बावजूद मैं उनको कैसे देख पाता था, लेकिन मैं उनको देख सकता था। वो बारी बारी मेरे सामने आते थे, मुझसे बातें करते थे, मेरी आंखों के सामने गुजर जाते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आ गया था मैं उनको घूमते फिरते उठते बैठते देख सकता था। वो रातों को जो तुमने आवाज़ें सुनी थी वो वही लोग थे जो इस दुनिया से गुजर गए हैं। अब वो भी मुझसे मिलने के लिए आने शुरू हो गए थे। वो आके बाकायदा बैठते थे, मुझसे बातें करते थे, सारी बातें मुझे अपनी बताते थे। तो मुझसे जब पूछती थी तो मैं चुप सा हो जाता था कि मेरा तो पता नहीं क्या हो, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं। जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया है, जो मुझे धमकियां देते हैं, मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को रोल देंगे, तो उनके आगे हाथ जोड़ जोड़ के मैं उनको मनाने में लगा हुआ था, मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। तो इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताता था, कहीं तुम्हें वो नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हाँ, मैं उनको देख पा रहा था, मैं उनसे बातें करता था। वो घर ही मनहूस था। हमने वो घर औने पौने भेज तो दिया है, अब दुआ करते हैं जो भी उस घर में रहे वो सुकून से रहे, वरना वो जिस तरह के हैं उसको भी सुकून से नहीं रहने देंगे। राहुल कहते हैं उसके बाद भी हमने घर लेने की कोशिश की, वहाँ पे भी हमारे साथ बहुत परेशानी हुई, लेकिन हमारी पूरी फैमिली ने बहुत तकलीफ में वो वक्त गुजारा है उस घर के अंदर। तो राहुल, मैंने आपकी कहानी तो सुना दी थी, लेकिन ये पार्ट 2 जब मुझे मिला तो मैं उसी के साथ ही पार्ट 1 के साथ इसको जोड़ने लगा हूँ। एक दिन पार्ट 1 चलेगा, एक दिन पार्ट 2। लेकिन आपसे यही कहूँगा कि आपको मैंने पार्ट 1 में भी यही बात की थी, मैंने रिकॉर्ड तो काफ़ी टाइम पहले किया था, लेकिन अब लोगों के लिए ऐसे ही चलेगा, एक दिन पार्ट 1 एक दिन पार्ट 2। आप मुझे सेंड कीजिए अपनी पूरी फैमिली की डिटेल, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका मसला हल हो जाएगा। अभी भी अटैचमेंट है, एक आपकी बहन जिनके साथ हाज़िरी होती थी और वो शादी के बाद भी आपने बताया उनके साथ हाज़िरी होती थी, उन सब की डिटेल भेजिए, अपनी बहन की, वालिद वालदा सब की। तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। जहाँ तक जिन्नात की बात है, मैं आप लोगों से भी एक बात शेयर करना चाहूँगा। ऐसे कई आज भी मकानात हैं, ऐसे आज कई फैमिलीज़ हैं जो जिन्नात के साथ रह रही हैं। क्योंकि मेरा टॉपिक है, मैं जाता हूँ अभी यहाँ कुछ दिनों पहले अमेरिका की एक जगह पे, शायद मैंने जाना भी है, अगर मुझे उन्होंने इजाज़त दी तो मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग करूँगा, मेरा लाइनअप है वहाँ पे। वो पूरी फैमिली के साथ जिन्नात हैं। मैंने उनको कहा है कि आप बचे हुए कैसे हैं? उन्होंने कहा जी बस एक आमिल आए थे, उन्होंने इतने पैसे ले लिए और हल कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको दावा करता हूँ कि आपका हल हो जाएगा, लेकिन उनके मामलात में नाम नहीं लेता इस वक्त, अगर उनकी इजाज़त नहीं है। उनके पूरे घर के अंदर शदीद जिन्नात हैं, अमेरिका जैसे मुल्क में। अभी की बात है ये, मेरे ख्याल में जब मैंने आपको कहानी तो लेट सुनेगी, उस वक्त ज़्यादा टाइम हो जाएगा जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड करने से मेरे ख्याल में कुछ 10 दिन हुए हैं मेरी उनके साथ वीडियो मीटिंग हुई है। उन्होंने वीडियो मीटिंग बुक कराई थी और उनको मैंने देखती कि आपका तो घर बहुत खौफनाक हालत में। तो यहाँ अभी भी ये वाक़यात हैं और होते हैं, क्योंकि एक और दुनिया है जिसका नाम है जिन्नात की दुनिया, जो हिडन एंटिटी है, छुपी हुई मखलूक है, जो इंसानी आंखों को नज़र नहीं आते लेकिन हमारे इर्द गिर्द वजूद हैं। क्योंकि अब कैमरा हर जगह पे आ गया है तो अब मुसलसल ये रिकॉर्ड होने शुरू हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे रिकॉर्ड होते हैं। घोस्ट हंटिंग में जिस तरह दिखाया जाता है फटाफट रिकॉर्ड हो गए हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये झूठ है। तो ये वाक़यात अभी भी हो रहे हैं। तो मैंने अभी जाना है, अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ पे, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लाऊंगा। राहुल के घर से भी बढ़ के वहाँ पे हालात हुए हैं, जो राहुल के घर की आज आपको मैंने कहानी सुनी है, इससे भी बढ़ के वहाँ पे मामलात हैं, शदीद खौफनाक मामलात हैं। ये लोग तो बच गए, उनका तो बेचारों का परेशानी से बहुत बुरा हाल है जिनके घर में ये मामलात हैं। ये जो राहुल की जलंधर पंजाब से मैंने कहानी सुनी है, इससे भी बहुत खौफनाक हालात हैं उस घर के। तो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी वहाँ की इन्वेस्टिगेशन भी दिखाऊंगा। तो ये थी जी इनका पार्ट 2। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले आज की वीडियो को ना सिर्फ लाइक कीजिएगा बल्कि दोस्तों के साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप इसको शेयर करा सकते हैं ज़रूर शेयर कराइए, ताकि लोग भी इस कहानी का हिस्सा बने, फैमिली का हिस्सा बने और मिल के वो अपनी दुख मुसीबत परेशानी को भूल जाएं और सुकून की नींद सो सकें। और उसके कारण बनेंगे आप लोग, आपकी वजह से वो अपनी नींद को पूरा कर सकेंगे, आपकी स्टोरी शेयर कराने की वजह से। क्योंकि आप कहते हैं ना कि जी हम स्टोरी तो शेयर करा दें, देखे कोई ना देखे। एक बंदे ने एक शेयर करा दी
यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी ने भी नहीं देखी। यूट्यूब ने देखी है कि इस वीडियो को 5000, 4000, 3000 लोगों ने शेयर कराया है। जब वो देखता है इसको लोग शेयर करा रहे हैं तो यूट्यूब भी उसको आगे फैलाना शुरू कर देता है। बस सिर्फ यही काम आप करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं, बाकी यूट्यूब फैला देगा और हमारी फैमिली का इजाफा हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि मैंने भी अब ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें लाइनअप की हैं। बहुत सारे लोग अब अगर लाइक भी नहीं कर सकते और शेयर भी नहीं कर सकते, दावा ये करते हैं सारे कि जी कहानी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो 15-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, लाइक और शेयर तो कोई भी नहीं करा रहा, बहुत कम लोग हैं। तो हो सकता है मैं इसको बंद कर दूँ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे इतना मोहब्बत करता हूँ तो आपको भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। 15-20 हज़ार लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग तो लाइक करें, फिर मुझे यकीन आएगा कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अगर आप नहीं प्यार करते तो ठीक है, फिर हो सकता है मैं भी इसको शायद आगे बंद कर दूँ। आप लोग भी अपनी कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और रिक्वेस्टिंग अंदाज में कहा है, नाराज़ मत होइए, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिखेंगे नहीं बंद नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुख होता है मुझे, बंद नहीं करूँगा आपकी ख्वाहिश पे, लेकिन आप भी तो अपनी मोहब्बत का इजहार करें। इसलिए रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर किया करें, शेयर भी और लाइक भी। मुझे पता है बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे, जी बंद का लफ्ज़ आपने क्यों कहा, आई एम रियली सॉरी। तो जी अपनी कहानी को शेयर करें, आप लोग भी उसी तरीके पे अमल करें कि एंड में आपने कहानी को भेज देनी है, लिखी हुई कहानी है या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके उसको आप भेज दें, और भेजने के बाद एंड पे आखिरी लफ्ज़ अलग से एक मैसेज में STORY स्टोरी लिख के भेजें और उसको सेंड कर दें। अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, किरदारों के नाम सारे हकीकी बताएं, रियल बताएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं कहानी में फ़र्ज़ी बताऊं तो आप फ़र्ज़ी भी लिख के भेज दें कि आप फ़र्ज़ी तौर पे नाम ये बोल दें। और सेंड करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे +9231366550। इस पर आप अपनी कहानी सेंड कर सकते हैं। आज की हॉरर स्टोरी से मदर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।